आज की कहानी चोर रास्ता सही या गलत। सावन के बाद पहला सावन। वो खिड़की के सहारे टिकी हुई थी। बाहर बारिश झमझम बरस रही थी। तभी उसे दूर से आवाज़ सुनाई दी, अम्मू बहुत हो गया, अब अंदर आ जाओ। सुनो, अगर बीमार पड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर अम्मू उसके तो कानों में जैसे रुई भरी हुई थी। वो माँ की आवाज़ को नज़रअंदाज किए हमेशा की तरह बरसते रिमझिम सावन में दोनों बाहें पसारे गोल गोल घूम रही थी। पर सामने भी उसकी ही माँ थी, गोल गोल घूमती। अम्मू अचानक से एक चिरपरिचित खुशबू पर थम गई, फिर ज़ोर से चिल्लाई, ओ मेरी प्यारी मम्मा, यू आर ग्रेट। आपको पता है, आप दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा हो। बारिश और प्याज के पकोड़े, उफ़। और फिर अम्मू ने अंदर दौड़ लगा दी। पर अंदर भी उसकी ही मम्मा थी। जब तक उसने शॉवर लेकर कपड़े नहीं बदल लिए, उन्होंने उसे पकौड़ियों को हाथ नहीं लगाने दिया। और जब वो पकौड़ी खाने बैठी तो वो उसे समझाते हुए बोली, थोड़ी तो बड़ी हो जाओ अम्मू, इस सावन पूरे 20 बरस की हो गई हो, पर बचपना तो जैसे तुम आंचल में बांधे बैठी हो। माँ की बात पर अम्मू खिलखिलाते हुए बोली, मुझे क्या करना है बड़ा होकर के मम्मा, मैं हमेशा छोटी ही रहूँगी, मेरे पापा की गुड़िया। मुझे नहीं छोड़ना अपना बचपना। और यह कह करके उसने अपने पापा की गोद में सर रख दिया। पापा ने भी बहुत प्यार से उसका सर सहलाया और बोले, हाँ अम्मू, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें बड़ा होने की, मैं हूँ ना। पापा की बात सुनकर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक बार फिर खिलखिला दी अम्मू। इन 3 लफ्ज़ों में ही तो जैसे उसकी सारी ज़िंदगी अटकी थी, मैं हूँ ना। उसे हमेशा लगता था जब तक पापा है, कोई मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर शायद अम्मू की खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। दिन में ही शाम घिर गई थी और फिर धीरे धीरे रात भी हो गई। पर वह रात उनकी ज़िंदगी की बहुत काली रात थी। अम्मू के पापा को बहुत तेज़ हार्ट अटैक आया था। हालांकि सही समय पर हॉस्पिटल ले जाने के कारण उनकी जान तो बच गई थी, पर डॉक्टर ने बोला था कि आगे से उनके सामने ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे उन्हें झटका लगे, क्योंकि दूसरा हार्ट अटैक उनके लिए जानलेवा हो सकता था। उस रात अम्मू का बचपना जैसे कहीं खो गया था। अम्मू चुपके से बड़ी हो गई थी, जो शायद उसे खुद भी नहीं पता था। और फिर एक दिन वह भी आया जब उसे बाबुल की दहलीज को छोड़कर जाना था। हालांकि उसने बहुत कोशिश करी कि उसे अपने बाबा को छोड़कर नहीं जाना, पर बाबा को तो दुनिया का दस्तूर निभाना था ना। उन्होंने रोती बिलखती अम्मू की एक ना सुनी और उसे बाबुल के आंगन से विदा कर दिया। शादी के बाद पहला सावन उसकी सखियों ने उसकी आंखों में ढेरों सपने सजा दिए थे। वह भी बहुत से ख्वाहिशों की मीनारें बना चुकी थी। शादी के बाद पहले सावन वो यह करेगी, वह करेगी, पर बताया था ना मैंने, अम्मू की खुशियों को तो नज़र लग चुकी थी ना। कहाँ मर गई करमजली। जब भी काम का वक्त होता है, वह ऐसे ही अपने कमरे में छुप कर बैठ जाती है। एक कर्कश आवाज़ ने उसे यादों की दुनिया से वर्तमान में ला पटका। अभी आई माँ जी, यह कहते हुए अम्मू 2 सीढ़ियों को फलांग झट से नीचे पहुँच गई। तुमको बोला था ना मैंने, अम्मू, शाम को घर में मेहमान आ रहे हैं और शाम के 5 बजने वाले हैं, पर तुम अपने कमरे से
बाहर ही नहीं आ रही हो। मैं बस आ ही रही थी माँ जी, थोड़ा सा बुखार लग रहा था तो थोड़ी सी देर हो गई। बुखार? तुम्हें फिर से बुखार हो गया? अम्मू, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, तुमको तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए होते हैं। जब भी कोई काम होता है तुम्हें ऐसे ही बुखार आ जाता है। अम्मू की सास आंखें तरेसते हुए बोली। अम्मू ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी छलकती हुई आंखों को संभालते हुए किचन में घुस गई। किचन में ढेर सारा काम उसके इंतजार में ही पलके बिछाए बैठा था। कभी कभी अम्मू को समझ में ही नहीं आता था कि शादी के बाद ऐसा क्या हो गया था जो हर काम में सुघड़ अनु अचानक से फूहड़ हो गई थी। हर वक्त ताना, हर वक्त उसके कामों में कमी निकालना जैसे सब घर वालों की हॉबी थी। अम्मू कुछ भी कर ले पर हमेशा कुछ ना कुछ गलती निकल ही आती थी और दिन तो कोई बात नहीं कट जाता था, पर रात कभी कभी अम्मू को लगता था क्या सचमुच उसकी शादी किसी इंसान से हुई थी। रोज रात जैसे कोई जानवर उसके कमरे में आता जो उसे मारता पीटता, अपने जिस्म की भूख शांत करके सो जाता था। अम्मू ने बहुत बार सोचा सब कुछ माँ पापा को बता दे, पर उसे बहुत डर लगता था कहीं सच जानकर उसके पापा की तबीयत ना खराब हो जाए। कितने मान से उन्होंने यह रिश्ता ढूंढा था और अम्मू को विदा करते वक्त बोला था, बहुत अच्छा घर ढूंढा है अम्मू, देखना कुंवर सा हमसे भी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, कभी तुम्हारी झिलमिल आँखों से सावन नहीं बरसने देंगे। अब अम्मू को समझ ही नहीं आता था कि वो पापा को कैसे बताए कि आपके साथ धोखा हुआ है पापा। 4 बरस जैसे 4 सदियों से गुजरे थे। अब बारिश अम्मू के दिल में हलचल नहीं मचाती थी। 4 सालों में मारपीट हद दर्जा बढ़ चुकी थी और अब तो अम्मू पर बांझ होने का टैग भी लग गया था। हालांकि अम्मू अपने पति की अलमारी में रिपोर्ट देख चुकी थी जिसमें साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, पर जाने अम्मू कौन सी जिद बांधकर बैठी थी मुंह ना खोलने की। हाँ, अक्सर जब घर के बाहर सब्जी लेते वक्त आसपास की औरतें उसकी आंखों के नीचे पड़े नील पर सवाल करती तो वो अपना रटा रटाया जवाब दोहरा देती थी, अरे कुछ नहीं हुआ, जरा सीढ़ियों से फिसल गई थी तो चोट लग गई। उस दिन तो रानी आंटी ने पलट कर बोल भी दिया, इस महीने शायद 10वीं बार तुम सीढ़ियों से गिरी हो ना अम्मू, तुम संभल कर क्यों नहीं चलती। अब अम्मू रानी आंटी को कैसे समझाती कि संभल कर चलने की ही तो कोशिश कर रही थी। वो 4 सालों में जिससे माँ बाप की परवरिश पर कोई उंगली ना उठा सके। उसने देखा था जब पड़ोस वाली निधि दी तलाक लेकर वापस आई थी तो मोहल्ले में उनके लिए कितनी बातें बनी थी और एक दिन निधि दीदी के पापा मर गए, कहीं मेरे पापा भी। बस इससे आगे निधि कुछ सोच ही नहीं पाती थी। आज भी जब वो सब्जी ले रही थी तो पड़ोस वाला राहुल एक बार फिर सामने से गुजरा। पता नहीं क्या था राहुल की नज़रों में जो हर बार अम्मू को परेशान कर जाता था। और फिर उस दिन बाहर चूड़ी वाला आया था। मोहल्ले की सारी औरतें हरी चूड़ियाँ खरीद रही थी, सावन आने वाला था ना। अम्मू भी जाने क्या सोच कर खड़ी थी। एक एक कर सब महिलाएं चूड़ी लेकर चली गई। अम्मू भी एक हरी चूड़ी पर ऐसे ही हाथ फिरा रही थी। तभी सामने से राहुल आकर बोला, मुझे भी हरी चूड़ियाँ लेनी है, आप पसंद कर दो ना। अच्छा, तुम्हें किसके लिए लेनी है हरी चूड़ियाँ, कोई है क्या? हाँ है ना,
आप पसंद कर दो ना। राहुल की बात पर अम्मू ने मुस्कुरा करके राहुल को देखा और फिर चमकीली सी हरी चूड़ियाँ पर हाथ रखते हुए बोली, और साइज, कौन सा साइज लेना है? अम्मू की बात पर राहुल धीरे से बोला, अपने ही साइज की ले लीजिए। राहुल की बात पर अम्मू चौंकते हुए बोली, मेरा साइज मतलब? अम्मू की आज। राहुल जल्दी से बोलो, अरे मतलब जिसको देना है वह भी आपकी तरह ही है, तो साइज भी तो एक ही होगा ना। राहुल की बात पर अम्मू कुछ नहीं बोली और चुपचाप चूड़ियाँ खरीदकर राहुल की तरफ बढ़ा दी। तभी राहुल बोला, आप रुकिए, पैसे हम देंगे और अभी इसे आप अपने पास ही रखें, मैं कल ले लूँगा। घर पर नहीं तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। राहुल की बात पर एक बार फिर अम्मू कुछ नहीं बोली और चुपचाप चूड़ियाँ लेकर घर के अंदर चली गई। उसी शाम जब वो छत पर सूखे हुए कपड़े लेने गई थी, राहुल भी अपनी छत पर ही था। अम्मू को देखते राहुल धीरे से बोला, एक बात बोलें, आप नाराज तो नहीं होगी ना? मैंने आपके लिए ही हरी चूड़ियाँ ली थी। राहुल की बात सुनकर अम्मू को बहुत गुस्सा आया। राहुल, तुम्हारा तो 12वीं का रिजल्ट आने वाला है ना 4 दिन बाद। अम्मू ने जैसे राहुल को उसकी उम्र याद दिलाई। हाँ, आने वाला है ना, और आप देखना पूरा कॉलेज टॉप करूँगा, और फिर जब वादे के अनुसार पापा मुझे बुलेट दिलाएंगे तो सबसे पहले आपको ही घुमाने ले जाऊँगा। राहुल की बात सुनकर अम्मू को गुस्सा आ गया। हद है राहुल, पता भी है तुम मुझसे कितने छोटे हो, पागल हो गए हो तुम। अम्मू की बात पर राहुल भी गुस्सा होते हुए बोला, पागल मैं नहीं, आप हो गई है। 4 साल हो गए आपको इस नरक में रहते हुए, दिल नहीं भरा आपका? आप जानती हैं मेरे और आपके कमरे की दीवार एक ही है, सब सुना है मैंने पिछले 4 सालों में। अम्मू को ऐसा लगा जैसे किसी ने भरे बाजार उसे बेआबरू कर दिया हो। वो बिना कुछ बोले नीचे चली गई। जिस राज को वो खुद से भी छुपा रही थी, वो राज, उस दिन उसे कुछ सामान लेने बाजार तक जाना था। जब वो घर से निकली, मौसम बिल्कुल साफ था, पर उसके बाजार पहुँचते पहुँचते ना जाने कहाँ से ढेर सारे बादलों ने आकाश को अपने आगोश में ले लिया, और जरा सी देर में ही मोटी मोटी बूंदें धरती का आंचल भिगोने लगी। अम्मू कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरा बाजार तालाब में तब्दील हो चुका था। आसपास कोई सवारी नहीं थी और अम्मू के पास ढेर सारा सामान। अम्मू की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राहुल अपनी चमचमाती बुलेट लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। अम्मू आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आप इतनी बारिश में इतने सामान के साथ कैसे जाएंगी? अम्मू का दिल एक बार इनकार के लिए बोला, फिर जाने क्या सोचकर अम्मू राहुल के पीछे बैठ गई। बारिश, बुलेट और एक बिना कुछ कहे सब समझ जाने वाला साथी, बस इतनी ही सी तो ख्वाहिश थी अम्मू की। जाने क्यों अम्मू को लग रहा था शादी के बाद अब पहली बार उसकी ज़िंदगी में सावन बरस रहा था। तभी राहुल बोला, अम्मू, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप वो नरक से बाहर आ जाओ, हम हमेशा आपको खुश रखेंगे। राहुल की बात पर अम्मू जैसे अपने माया जाल से बाहर आई और फिर तुरंत बोली, यह नहीं हो सकता राहुल, जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वो सिर्फ आकर्षण है और हमदर्दी। जब बड़े होगे तब हंसोगे अपनी बात पर, और वो नर्क में अपने पापा की खुशी में खुश हूँ। अम्मू की बात पर
राहुल ने झटके से गाड़ी रोक दी और गुस्सा होते हुए बोला, खुश माय फुट। और आप क्या समझती है, इस तरह त्याग करके आप बहुत महान बन रही है। कभी सोचा आपने, जब आपके पापा को पता लगेगा आपने उनकी खुशी के लिए क्या क्या झेला, क्या वो जी पाएंगे, क्या वो खुश होंगे? तभी अम्मू राहुल की बात बीच में काटती हुई बोली, हो सकता है राहुल तुम ठीक हो, इसका यह मतलब नहीं मैं तुमसे प्यार करने लगूं। अम्मू की बात सुनकर राहुल भी बीच में बोला, ठीक है, मत करिए प्यार, मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी अजीज है। पर आज आपको मेरी भी एक बात माननी होगी। आप आज के आज उस नर्क को छोड़ देगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी और मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जिएगी। अम्मू ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब तक अम्मू का घर आ गया। अम्मू चुपचाप घर के अंदर चली गई। राहुल निराशा से अम्मू को अंदर जाते हुए देखता रहा। अम्मू सामान रख चुपचाप अपने कमरे में गई। अम्मू की सास उसके घर में घुसते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, आ गई महारानी, गुलछर्रे उड़ाकर मार्केट सामान लेने गई थी या घूमने जो 4 घंटे बाद वापस आ रही हो। और सुनो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए जल्दी से चाय बना दो और साथ में प्याज के पकोड़े भी। अम्मू ने अपना हेडफोन कानों पर लगाया और अपने घर फ़ोन लगाकर बोली, मम्मा प्याज की पकौड़ी बनाओ ना, हम बस कुछ देर में आ रहे हैं। यह कहकर अम्मू ने फ़ोन रख दिया और फिर हेडफोन में अपने पसंद का गाना चलाकर गुनगुनाते हुए अपना सामान पैक करने लग गई।